हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोटनी का एक और चैप्टर। हमारा पहले ही 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो ये है थर्ड नंबर चैप्टर, इसका क्लास नंबर 1। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। व्हाट व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ लिविंग organism on the basis of some features। तो कुछ फीचर्स के ऊपर आधार करके ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना ही होता है क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने कैसे इस क्लासिफिकेशन को किया था और हमारे सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया, वरना हमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो देखते हैं पहला किसने किया था ये क्लासिफिकेशन। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ये किया था हमारे एरिस्टोटल साहब ने। इन्होंने किया था, क्या किया था, प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को विथ आरबीसी, विदाउट आरबीसी, इन दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया था। विथ आरबीसी को कहा जाता है इनाइमा, और विदाउट आरबीसी को कहा जाता है एनाइमा। तो एरिस्टोटल साहब ने ये किया था। इसे साइंटिफिक क्यों कहा गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिस के ऊपर डिपेंड करके इन्होंने डिवाइड किया था। ऐसे ही नहीं कि उठकर आके कुछ भी कह दिया। तो इसके बाद आता है पहली बार किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है, हमने जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तब हमने देखा था सबसे ज़्यादा ऊपर जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के सबसे ऊपर क्या रहता है, वो रहता है किंगडम। तो किंगडम के बेसिस पे जब किसी ने क्लासिफिकेशन किया तो उसे कहा गया किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे स्टेप्स में हुआ। हम लोगों को पता है अभी के टाइम पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन शुरू कैसे हुआ था, तो हमारे जो लिनियस साहब है, उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिनमें दो थे। एक था प्लांट्स, और दूसरा था एनिमलिया। तो प्लांट्स में क्या क्या था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंगी, डायटम्स, बैक्टीरिया, ये सारे थे प्लांट्स में। एनिमल के अंदर था फिश, बर्ड्स, मैमल्स और प्रोटोजोआन्स। तो इन दोनों बेसिस पे प्लांटे और एनिमल को डिवाइड कर दिया, और फंगी, डायटम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, इनको भी इन्हीं के अंदर, कुछ को प्लांटी में, कुछ को एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। क्या था? पहला, many organism doesn't get place in either kingdom। किसी भी किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जगह नहीं मिली। और दूसरा क्या था? many unrelated organism placed together। यानी कैसे? पहला तो प्रोकैरियोटिक के साथ यूकैरियोटिक एक साथ मिल गया। दूसरा, जो ऑटोट्रॉफ है, यानी जो खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ, वो एक साथ मिल गए। और तीसरा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक साथ मिल गए। सिर्फ दो किंगडम करने से यह सारी प्रॉब्लम आ गई। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ आ गए, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ एक साथ आ गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए टू किंगडम को बना दिया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम की जगह अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन चलने लगा। इसे किन्होंने बताया था? अर्नस्ट हैकेल। तो अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। इनमें पहले के दो तो थे ही, प्लांटाई और एनिमलिया, ये दोनों तो थे ही। इन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। अब क्या हुआ यहाँ पर? एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो थे ही। और यहाँ पर फिश, बर्ड्स, मैमल्स, इन्हें रख दिया। जो एक्स्ट्रा थे, यानी फंगी, बैक्टीरिया, डायटम्स,
और जो प्रोटोजोन, उन सारे एक्स्ट्रा जो थे उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अब मैं ये कह दूं, पहले फंगी बैक्टीरिया डायटम्स ये जो थे वो प्लांटाई में थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। किसके बेसिस पे? इन सब में है सेल वॉल, फंगी में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, डायटम में भी सेल वॉल है। जब हम आगे जाकर इसे डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा इन सब में सेल वॉल है। अब क्योंकि इनमें सेल वॉल है, उस समय जब लिनियस ने डिवाइड किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, तब प्लांट होना मतलब उसमें सेल वॉल होगा, एनिमल होना मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होगा। जब हम भी बचपन में शायद से 7 या 9 क्लास में सेल के बारे में पहली बार बताया जाता है, 6 7 की तरफ, तब भी हमें ऐसे ही बताया जाता था प्लांट जो है उनमें सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो उस समय भी उसी थ्योरी को काम में लगाकर जिनमें भी सेल वॉल है उन्हें प्लांटाई में रख दिया, प्रोटोजोन्स में कोई सेल वॉल नहीं होता इसलिए उन्हें एनिमली में रख दिया। मगर बाद में जब इनमें कुछ डिफरेंसेस मिले, जैसे इनके जो सेल वॉल है उनके साथ इनके सेल वॉल के जो इंग्रेडिएंट्स है यानी कंपाउंड है उनका डिफरेंस दिखा है। इनका तैयार हुआ था सेलुलोज से, फंगी का काइटिन से होता है, बैक्टीरिया का होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, डायटम्स यानी जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें भी अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को अलग कर दिया। अब इससे में भी फंगी बैक्टीरिया डायटम प्रोटोजोन ये सारी चीज़ें एक जगह आ गए जो कि आना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद आ गया थर्ड किंगडम, सॉरी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, इन दोनों को हटा दिया। अब क्या किया, फंगी को दोबारा से प्लांटाई में रख दिया और यहाँ पर एक नया किंगडम तैयार किया जिन्हें कहा गया मोनेरा, और मोनेरा के अंदर रख दिया बैक्टीरिया को। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी फंगी को लेकर, क्योंकि फंगी भी प्लांटाई के अंदर फिट नहीं बैठता। इन चारों में, इन पांचों में ही दिखाई देता है ऑटोट्रॉफ, यानी ये खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन फंगी ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर पाते। तो इसीलिए फिर आया लास्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये लास्ट नहीं है मगर सबसे ज़्यादा ग्रांटेड है, और आज भी सिलेबस में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ाया जाता है। किसने? वाइटेकर। कितने? 1959 में वाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इसमें जाकर फंगी को भी एक नया खुद का किंगडम मिल गया। तो आखिरकार प्लांटाई में सिर्फ रिलेटेड है, प्रोटिस्टा में रिलेटेड है, यह है मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, यह है यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स, ये है यूकैरियोट्स हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस तरह से ये सारे
डिवाइड होगी। अब टाइप ऑफ सेल बेसिस देख लेते हैं, यानी किसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल हमें पता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है हमारा मोनेरा, यूकैरियोटिक के अंदर दो है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर आता है हमारा प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर के अंदर है फंगी, प्लांटाई और हमारा एनिमेलिया। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंगी में मिलता है लूज टिश्यू, इसमें मिलता है टिश्यू और ऑर्गन, इसके अंदर मिलता है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी लूज टिश्यू। इसमें है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने में जितने सेल लगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। हमें पता है अगर एक ही सेल लगे तो उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है और उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि एक ही सेल से बन जाता है। टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल जो मिलकर एक काम करते हैं उन्हें कहा जाता है टिश्यू। तो अगर बहुत सारे सेल मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल लेकिन सिर्फ एक ही काम करते हैं तो उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारे टिश्यू मिलके अलग अलग काम अगर डिवाइड कर ले खुद के अंदर, टिश्यू में जो सेल होते हैं वो एक ही काम के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे टिश्यू अलग अलग काम को करते हैं तब उन्हें एक साथ मिलकर ऑर्गन कहा जाता है। और वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक काम को तैयार करते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो इससे हमें दिखाई देता है एनिमेलिया में जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद उससे कम मिलता है प्लांटी में, उससे भी कम फंगी में, और सबसे कम मोनेरा और प्रोटिस्टा में। अब एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ी हिंट दिया गया है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले तीन डोमेन क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रोकैरियन, आर्काई और
यूकैरियन। प्रोकैरियन के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें रहता है यू बैक्टीरिया, इसमें रहता है आर्की बैक्टीरिया, और इसमें है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमेलिया। अब बैक्टीरिया के अंदर ही मेनली प्रोकैरियन और आर्काई को डिवाइड किया गया है, और क्योंकि ये 6 लोग हैं किंगडम, इसलिए इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को क्यों अलग करके देखा गया है, ये सब हम लोग जब बैक्टीरिया मोनेरा पढ़ेंगे तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। अगले दिन हम लोग मोनेरा से शुरू करेंगे और एनिमेलिया तक देखते हैं कितने क्लास में ख़त्म होता है। कोशिश रहेगी हर दिन एक किंगडम ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। और एक बात जो मैंने शुरू में कहा था कि इन साइंटिस्ट लोगों ने इतना ज़्यादा डिवाइड करके हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, तो मेन चीज़ है क्या सिलेबस बढ़ा, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स है या प्लांट्स है या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हमें वैसे भी पढ़ना ही था, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ता है सिलेबस बढ़ता है खुद ब खुद। जितना इंसानों ने आज तक डिस्कवरी किया है या इन्वेंट किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर इन्होंने किंगडम नहीं बनाया होता तो हमें अब सब चीज़ें एक साथ पढ़नी होती, यानी प्लांट्स के अंदर ही फंगी, सब कुछ एक साथ मिलके एक खिचड़ी टाइप बन जाता। तो इन्होंने जो किया, सिलेबस को आसान किया, ना कि बढ़ाया, क्योंकि चीज़ें तो पहले से थी। ऐसा नहीं है इन्होंने अलग से कहीं से प्लांट लाकर तैयार कर दिया, कोई जीव तो तैयार नहीं कर सकते। जो चीज़ें पहले से थी उन्हें जस्ट पढ़ने में आसानी के लिए किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों को सिलेबस हालांकि सेम है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं मोनेरा तब हमें लगता है सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, तो पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ कहा जाता ऑर्गेनिज्म और उसमें प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी है सब कुछ एक साथ, अगर हमें कह देते जब पढ़ो अब, तो ज़्यादा बड़ा लगता। तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन करके इन्होंने चीज़ों को आसान ही बनाया है। तो जो साइंटिस्ट है वो हमारा सिलेबस बढ़ाते नहीं बल्कि चीज़ों को आसान करते हैं। बहुत सारे लोग न्यूटन को गाली देते हैं कि अगर उसने लॉ नहीं बनाया होता तो आज हमें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पढ़ना हमें सब कुछ पड़ता। अगर वो लॉ नहीं बनाता तो पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो यही बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पहला हिस्सा देखकर कहेंगे कि ये तो साइंटिस्ट लोगों को उल्टा सीधा कह रहा है, तो नहीं, मैं उल्टा सीधा नहीं कह रहा, वो सिर्फ एक मजाक की बात थी। तो फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तो तब तक के लिए बाय।